गोविंद पारिक, पेज नंबर 45 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मुख्य व्याधियाँ व उनके निवारणार्थ कृत शस्त्र कर्म। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है ये, तो थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग इसका रेफरेंस देखेंगे। किसी को पता है? जो लोग सुश्रुत पढ़ चुके हैं उनको तो पता है। कौन से चैप्टर में आते हैं ये? 25वें में आते हैं शस्त्र कर्म, ठीक है, भूलना नहीं है अब बिल्कुल भी। रेफरेंस इसका इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने रेफरेंस, ध्यान रखना है, चिंता मत करिए, ठीक है। हाँ, मुझे अभी श्रुति ने कुछ भेजा था, चलो बात करते हैं उस पर। पहले ही देखते हैं हम लोग छेदन कर्म। छेदन कर्म क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी व्याधियाँ हैं जिनमें हम छेदन कर्म करेंगे। अष्टविध शस्त्र कर्म होते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो कर्म हैं 8 कर्म, इनको और इलेबोरेटिव वे में, जैसे हम 5वें चैप्टर में पढ़ते हैं ना अष्टविध शस्त्र कर्म का, बस एक ही लाइन रहती है, कुछ भी नहीं बताते उसमें। उसी चीज़ को यहाँ पे इलेबोरेटिव फॉर्म में बताया कि कौन सी व्याधि में हम कौन सा कर्म करते हैं। अब हमें इसे रटना है, तो सबसे पहले इसमें अर्श आता है, अर्श भगंदर। हम एक साथ इसको लिखेंगे क्योंकि एक साथ ही बोलने में आता है ना, तो ऐसे आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर अर्बुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अर्बुद भी आता है, अर्बुद भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं बुक में भी, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे अर्श, अर्बुद और भगंदर। छेदन मतलब क्या होता है? काट के अलग करना। अर्श को क्या मस्सा होता है ना, उसको हम काट के अलग करते हैं, ठीक है। और अर्बुद का भी क्या होता है? समूल छेदन करते हैं अर्बुद का, है ना, वरना फैल जाएगा और मैलिग्नेंसी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम भगंदर, ठीक है। तो अर्श, भगंदर और अर्बुद, अर्श, भगंदर और अर्बुद। फिर आता है इसमें शतपोनक, भगंदर शतपोनक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भगंदर में शतपोनक आता है, ठीक है। शतपोनक अलग से भी इसको बताया गया है, भगंदर में भगंदर भी और शतपोनक भी। शतपोनक कौन से दोष से होता है? पित्त। किसने बोला पित्त? वात से। किसने बोला पित्त? बताओ मुझे, किसने बोला पित्त? अनामिका ने बोला? यस मैम। ऐसे ऐसे मत करो भाई। वात, पोनक क्या होता है? शत मतलब 100, पोनक मतलब छेद, तो ये जो खाली वाला स्थान है तो वात में ही तो होगा। पित्तज का नाम क्या था? पित्तज भगंदर का नाम उष्णग्रीव। उष्ण, उष्ट्रग्रीव। उष्ट्र से उष्ण याद रखा था। और कफच का नाम क्या था? परिश्रावी। स्त्राव, बिना कफ के स्त्राव नहीं होता है ना, कहीं चोट लग गई, मवाद निकलता है, पस निकलता है ना, तो गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा होता है ना, पिंपल से भी निकलता है तो चिपचिपा होता है, गाढ़ा चाशनी जैसा। ऐसे हम कोरिलेट करके याद रखेंगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। गलत चीज़ है ऐसे बिल्कुल, तो ऐसे क्वेश्चन है कि ये पूछे भी नहीं जाते हैं ना, इतने इजी क्वेश्चन है, बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे मत किया करो। नेक्स्ट हम कफज ग्रंथि, श्लैष्मिक ग्रंथि आती है इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रंथि ना भेदन में भी आती है, ठीक है, और ग्रंथि रोग लेखन में भी आता है, ठीक है, याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट
व्रणवर्त्म, इसमें आया नहीं हुआ है, व्रणवर्त्म भी आते हैं, बाकी इसमें नाड़ी व्रण है, नाड़ी व्रण भी ध्यान रखना है। गलशुंडिका, वल्मीक और उपदंश। गलशुंडिका, गलशुंडिका में भी हम पढ़ते हैं 1/3 भाग का छेदन करते हैं गलशुंडिका में, ठीक है। और इसमें अदृश भी आता है, अदृश एक सूख दोष है, वो भी पूछा जा सकता है। और ये जो जतुमणि और उपदंश है, ये कौन से कहाँ के एरिया के व्याधि हैं? शिश्न द्वार जब छोटा हो जाता है ना, तो जब हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, कौन से रोग हैं वो? क्षुद्र रोग, उसके अंदर अंतर्गत आता है ये, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को क्षुद्र रोग, निदान में पढ़ा था हमने। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूँगी, इम्पॉर्टेंट था वो, ठीक है। तो ये उपदंश याद रखना है, जब वो उपदंश मतलब जो शिश्न वाला एरिया है वो जब सड़ने लगता है। और जतुमणि तब होता है जब जो शिश्न द्वार है जब वो छोटा होता है, ठीक है, तो यूरिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों ही क्षुद्र रोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। वल्मीक कैसा रोग है? फैलने वाला रोग है, ठीक है। तो इसको भी हम छेदन करके काट देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको समझ के याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हम ट्रिक से करेंगे, कुछ हम रट के समझ के करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है भेदन कर्म। भेदन में ये चीज़ याद रखना है, मैक्सिमम चीज़ें वी से आ रही हैं। एक तो विद्रिधि हो गया, विद्रिधि लिखा हुआ नहीं है बस हाँ रिया, बस जंतु मनी तो आई थिंक फेस का था ना। ऐसे मत बोलो प्लीज़, पढ़ो अच्छे से जतु पढ़ो, सॉरी जतु मनी, क्योंकि जतु मनी था, मैंने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है ऐसा। ऐसे मत बोलो, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। भेदन बताती हूँ भाई, मैं रुको अभी देखती हूँ, मैं अपने बैग ही खोल रही हूँ। देखो भाई, अभी थोड़ा मुश्किल है मेरे को निकालना, पर मैं बताऊंगी, ठीक है। तुम पढ़ना खुद ही, बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही पढ़ना। भेदन देखो, अभी भेदन देखते हैं। भेदन में वी से आती हैं चीज़ें, ठीक है। एक तो विद्रिधि आता है, वृद्धि आता है, विसर्प आता है, व्रणशोफ आता है, नारी व्रण आता है, विदारिका आता है, सारी वी से चीज़ें आती हैं। ये थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है। विसर्प, वृद्धि और यहाँ प्रमेय पीठिका है, तो ये भी याद रखना है। हमें चीरा लगाना है, भेदन मतलब चीरा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रिधि का एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सन्निपातस विद्रिधि नहीं आती है, बाकी सारी विद्रिधि आती हैं। जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ ना वो लिख लो, और नहीं लिखना है तो बुक से पढ़ना, ठीक है। चैप्टर मैंने बता दिया, 25वां चैप्टर है। प्रमेय पीठिकाएँ आती हैं इसमें, ठीक है। कैसे याद करेंगे? प्रमेय पीठिका के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। तो कितने भेद है ना, भेद हैं, ये जितनी भी व्याधियाँ हम पढ़ रहे हैं इन सब के भेद हैं। भेद मतलब टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ठीक है। तो प्रमेय पीठिका के भी तो भेद होते हैं, तो वो भेदन में आएगी। ये छोटी सी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। 10 भेद होते हैं। फिर ना नाड़ी व्रण के भी भेद होते हैं, ठीक है। प्रायः सभी क्षुद्र रोग के कितने भेद होते हैं? 44 होते हैं, ठीक है। और तालु पुप्पुट, तालु पुप्पुट हो गया, तालु पुप्पुट, प ये भी 2 चीज़ें होंगी ना, 3 प ऐसे 3 भेद हो गए, ठीक है। इस टाइप से याद रख सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। पुट कितने सारे होते हैं, है ना। रसशास्त्र में हम पुट पढ़ते हैं ना, गजपुट और 1500, 1000, 8 ऐसे अलग अलग महापुट, गजपुट, वराहपुट, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे भेद होते हैं, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं।
और तुंडी केरी। केरी, केरी से हम कैरी याद रखेंगे। कैरी कैसी होती है? कैरी मतलब आम, कच्चा आम। तो कच्ची कैरी और पक्की कैरी, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसके भी दो भेद हो गए। ठीक है, यहाँ पर अश्मरी भी आता है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप एक बार बुक ज़रूर रेफ़र करें इस टॉपिक के लिए। ठीक है, गिलायु, गिलायु भी इसमें एक आता है। तो गिलायु भी हम आयु से याद रखते हैं उसको। आयु 4 प्रकार की होती है ना, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु, ऐसे। बाकी इसमें शूक दोष आते हैं, अवमंथक, कुंभीक, अनुशयी और पुष्परिका, ये सारे शूक दोष होते हैं। जो लिंग वर्धक जो भी उपद्रव होते हैं ना, उनको हम शूक दोष कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। कितने प्रकार के होते हैं शूक दोष? 18। हाँ, गुड। ठीक है, अभी हम लेखन पर आएंगे। तो लेखन के लिए आया है रोहिणी, उपजीविका, अधिजीविका, अर्श, मंडल कुष्ठ और क्लास। कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं, कैसे याद रखेंगे हम इसको? रोहिणी लिखो, ट्रिक लिखो। रोहिणी ने क्लास में कुष्ठ के बारे में लिखा। रोहिणी से रोहिणी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लास, ठीक है, ये क्लास, रोहिणी ने क्लास में कुष्ठ, मंडल कुष्ठ है ना, कुष्ठ के बारे में लिखा। लिखा से लेखन में आ जाएगा। ठीक है, अब जीभा वाला याद रखना है। हम जीभा टंग क्लीनर करते हैं ना, टंग क्लीन करते हैं ब्रश करने के बाद सुबह सुबह, तो वो लेखन कर्म ही तो होता है, स्क्रैपिंग ही तो होती है। ऊपर का मल हम निकाल रहे हैं स्क्रैप करके। ठीक है, स्क्रैपिंग ही बोलते हैं लेखन को। ओके, तो उपजीविका और अधिजीविका सिंपल है। फिर हमें और भी चीज़ें आती हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। नेत्र, वर्त्म, दंत वैदर्भ, मांसकंदी, मांसोन्नत और ग्रंथि रोग, ये सारी चीज़ें भी हमें, जैसे वर्त्म है, वैदर्भ है, कंदी है, उन्नत है, इनका भी हम लेखन करेंगे। ठीक है, तो मांसकंदी हो गया या मांस उन्नत, यूके से हम इसको याद कर सकते हैं, मांसकंदी या मांस उन्नत। तो मांस उन्नत मतलब मांसकंदी गठान हो गई या एक प्रोजेक्शन हो गया, तो उसको भी हम काटेंगे ना, लेखन करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे, ताकि इक्वल हो जाए स्किन, है ना, उबड़ खाबड़ अच्छी नहीं लगेगी। तो यूके से हम इसे याद रख सकते हैं। ग्रंथि रोग, ग्रंथि रोग भी एक गठान है, तो उसमें भी हम स्क्रैपिंग करेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखते हैं। और ग्रंथि छेदन में भी था, कि हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी एषण पर आए। एषण तो सिंपल है, शल्य युक्त नाड़ी व उन्मार्गी व्रणों में सूक्ष्म आनन बहुस्त्राव कोशवंतो, ये चरक के अनुसार आता है। सूक्ष्म आनन बहुस्त्राव कोशवंतो, ये किसके लिए बोला गया है? ये पूछा गया है एक बार, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, इसमें फिर ऐसे आएंगे ऑप्शंस, भेदन, एषण, आहरण, सीवन। किस में करेंगे? तो हम ऐसा मन में आता है कि सीवन होगा, क्योंकि सूक्ष्म आनन है, बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है, तो सिल देंगे तो स्राव बंद हो जाएगा। ऐसे ना कॉमन सेंस हम लगाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। बाकी सुश्रुत में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, उन्मार्गी व्रण, नाड़ी व्रण और शल्ययुक्त व्रण। 3 चीज़ें आती हैं एषण कर्म में, मुख्य तौर से इम्पॉर्टेंट है ये। व्रण, व्रण, व्रण याद रखो, व्रण जहाँ गया वहाँ पे एषण कर्म आएगा। उन्मार्गी, नाड़ी और शल्ययुक्त एषण कर्म करेंगे। एषण तो वैसे भी सिंपल होता है, प्रोबिंग करना है, हमें पता लगाना है कि व्रण कहाँ तक गोली गई है, या भगंदर का कहाँ तक रास्ता गया है, राइट मोड़ा है, लेफ्ट मोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वेधन पर। तो वेधन पे मूत्र वृद्धि और जलोदर, 2 ही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मूत्र वृद्धि मतलब हाइड्रोसील, मूत्र वृद्धि। जलोदर को दकोदर बोला गया है।
ब्रीही मुख से हम वेधन करते हैं। ये थोड़ा डीप हो गया, इतना ही याद रखें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे विकृत सिराएं भी आता है। वेधन मतलब पंचर ना, सुई कहाँ कहाँ घुसाएंगे हम लोग, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, ठीक है। पक्व गुल्म में भी हम सुई घुसा के पूरा स्राव निकाल देंगे, ठीक है। पक गया गुल्म, फिर बस इतना ही ध्यान रखें। बाकी कदर्म विसर्ग ये सारी चीज़ें भी आती हैं, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दकोदर और विकृत सिराय में हम वेधन करेंगे। नेक्स्ट विस्त्रावण पर आए। विस्त्रावण यहाँ पर आ गया, बट आहरण नहीं आया, आहरण भी नहीं आया, और बस आहरण ही नहीं आया, सीवन भी नहीं आया। दो चीज़ें ये लोग खा गए हैं कि मैंने छोड़ दी। दो चीज़ें तो बताई नहीं इन्होंने, है कि नहीं? गलत सिस्टम है यार इनका तो। अष्टविध शस्त्र कर्म में क्या क्या आता है? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। तो इन लोगों ने ना आहरण बताया और ना सीवन बताया, डायरेक्ट विस्त्रावण पर आ गए। पर हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखो आहरण पे, आहरण हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर बुक है तो बुक से भी आप लोग टिक कर सकते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आहरण पे क्या होता है, हमें यहाँ पे याद रखना है। शर्करा आती है, एक तो दंत शर्करा, पाद शर्करा और मूत्र शर्करा। शर्करा खाते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो कि शर्करा का आहरण हम करेंगे, बाहर निकालेंगे शर्करा को। दंत शर्करा, पाद शर्करा और मूत्र शर्करा, ठीक है। सिंपल है, तीन तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर हमें मल याद रखना है, ठीक है। दंतमल, कर्णमल और गुदमल, वर्च, ठीक है। इनका भी तो आहरण करेंगे, अंदर थोड़ी रहने देंगे, मल को बाहर निकालेंगे। आहरण मतलब खींच के बाहर निकालना, ठीक है। तो दंतमल, कर्णमल और गुदमल या वर्च, ठीक है। तो मल को बाहर निकालेंगे। तो इस टाइप से हम आहरण याद रख सकते हैं। बाकी तो सिंपल है, मूड, गर्भ, गर्भ को भी तो बाहर निकालेंगे खींच के। फिर अश्मरी आता है, अश्मरी को भी हम बाहर निकालेंगे। फिर शरीरस्थ शल्य आता है, किसी ने चाकू घोंप दी, चाकू को भी, कांटे को भी बाहर पकड़ के निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस हैं। अभी समझ आया? समझ आया सभी को? आहरण का लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। गेटिंग ना? ओके। मुस्कान, अभी C1 पर आए। C1 सुनेंगे ध्यान से। ये तो सभी को पता है कि सिलना, कब सिल रहे हैं भाई? अगर इसमें आता है मेधः समुत्थित भेदन व्रण सुलेखित गदह, फिर चल संधि आश्रित होने वाले सद्यो व्रण, इन पे हम C1 फटाफट करेंगे, फटाफट, ठीक है। व्रण और सद्यो व्रण, ये दो चीज़ें याद रखो, व्रण और सद्यो व्रण, और बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विस्त्रावण देखें, लिखा भी हुआ है। विस्त्रावण मतलब ब्लड लेटिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सन्निपातिक के अतिरिक्त शेष विद्रधियाँ, तो ऐसे लिख लेना, सभी विद्रधि ब्रैकेट में एस लिख के क्रॉस कर देना। इतना बड़ा क्यों लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए लिखने का। इम्पॉर्टेंट है ये, स्तन रोग बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और विद्रधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक और इम्पॉर्टेंट है कुष्ठ और श्लीपद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कर्णपाली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कर्णपाली के रोग में विस्त्रावण करते हैं हम। और श्लीपद लिखा है क्या? हाँ, ये श्लीपद बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तालु कंटक, इसमें करेंगे विस्त्रावण। कृमि दंत, दंतवेष्ट, उपकुश, शीतात, ठीक है। और कर्णपाली का हो गया ना, चीज़ याद रखना है। देखो, अगर कर्ण में है तो कर्णपाली रोग में, कंठ में है तो गल शालूक,
तालु में है तो तालु कंटक में करेंगे। दंत में, दंत के एक्चुअली ज़्यादा रोग आते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। दंत में कौन कौन से रोगों में हम करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं दंतगत रोग में? शीताद, लिखो जल्दी, शीताद, शौशिर, उपकुश, कृमिदंत, दंतवेष्ट, दंत पुप्पुट। ठीक है, इसको ट्रिक से हम याद करते हैं। सुबह सुबह, शीताद और शौशिर, श, सुबह सुबह। उठकर, सुबह सुबह उठकर दंत में से कीड़ा निकालेगा या निकालेंगे। सुबह सुबह उठकर दंत में से कीड़ा निकालेंगे। उठकर से उपकोष आएगा, कीड़ा से कृमि दंत आएगा, और दंत से दंतवेष्ट और दंत पुपुट आएगा। आ रहे हैं समझ? लिख लिया सभी ने? ओष्ठ रोग में कौन कौन से ओष्ठ रोग आते हैं, लिख लो। पी, रक्त पीके, रक्त पीके, रक्त पीके, पिया, पीते हैं ना पानी, तो अभी रक्त पिया, रक्त पीके। पित्तज, कफज और रक्तज ओष्ठ रोग आते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है विस्त्रावण, याद रखना, ठीक है। अभी मर्मघात के लक्षण हम पढ़ेंगे। तो मर्मविद्ध में मांसोदकाभम, रुधिर प्रवृत्ति, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी इम्पॉर्टेंट है। सिरा, स्नायु और संधि, इसमें सिर्फ एक एक दो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये कम ही पूछा जाता है। शस्त्र कर्म वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये अति योग वाले लक्षण का, ये अति योग के लक्षण है, शस्त्र के अति योग के लक्षण हैं ये, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, संधि मर्म और अस्थि मर्म, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए। सबसे पहले हम मांस पढ़ते हैं। इन्होंने ऊपर नीचे लिख रखा है, बाकी सही सीक्वेंस से बता रही हूँ मैं। पहले मांस ही आता है। अगर ऐसे पढ़ते हैं ना हम, तो फिर ध्यान नहीं रह पाते कौन से ऊपर थे कौन से नीचे थे, इसलिए जिस सीक्वेंस से हम पढ़ते हैं ना, हमेशा हम पहले उसी सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। स्पर्श न जानानी विपांडुवर्णी, ऐसा आता है। तो स्पर्श ज्ञान नहीं होता अगर मांस मर्म में विद्ध हो गया, ठीक है। मैंने सारे मर्म आप लोगों को डायग्राम से पढ़ाए थे ना। तो अगर मांस मर्म में विद्ध हो गया तो त्वचा का जो वर्ण है वो पांडु हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, इधर लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। प्रलाप, ऊर्ध्व श्वास, मूर्छा, भ्रम, भ्रम, प्रलाप, ऊर्ध्व श्वास और मूर्छा, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। माँ को तीर, माँ से हम मान से याद रखेंगे ना, यहाँ पे माँ 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 पढ़ोगे ना तो याद रहेगा ऐसे कि माँ को तीर मारा तो बेटा प्रलाप करेगा, फिर ऊपर देखेगा, प्रलाप मतलब चिल्लाएगा ना, फिर भगवान को कोसेगा, ए भगवान ऊपर देखेगा, फिर
बेहोश हो जाएगा, भ्रम होगा और फिर बेहोश मूर्छा हो जाएगी उसे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका शरीर पांडु वर्ण का पीला पड़ने लगेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो मांसविद के लक्षण। ठीक है, माँ याद रखना, माँ को कुछ हो जाए तो हम चिल्लाएंगे, इस तरीके से हमेशा याद रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड पे आता है सिरा। सिरा में क्या आता है, सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभूत रक्तम। ये इम्पॉर्टेंट है। इंद्र गोप समम रक्त स्राव। इंद्र गोप को तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, रक्त से आता है ना कोरिलेशन, हम श्लोक में भी पढ़ते हैं, सुश्रुत में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, सिरा में रक्त ही बहता है ना। तो ये तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की और रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना, शिरो रोग भी आता है इसमें, सिराविद्ध में शिरो रोग भी आते हैं। रोगा शिरा भी अनुसरय, ऐसा आता है श्लोक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्नायु मर्म में। तो स्नायु में क्या लिखा है, कॉब्जियम। कॉब्जियम मतलब कुबड़ापन होता है, स्नायु से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर कब्जता है तो उसकी पूरी आयु बर्बाद हो जाती है, ऐसे याद रखेंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ ट्रिक के लिए आप लोगों को ये समझा रही हूँ। आयु से याद रखना है, ठीक है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी भी आयु में कब्जता आ सकती है और शरीर झुक जाता है ना, कुबड़ा ऐसे पीठ में निकल आता है, कुबड़ा सा, पता होगा, देखा होगा आप लोगों ने। फिर उसमें तीव्र पीड़ा होती है ना, कोई काम करते नहीं बनता। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस, तीव्र पीड़ा और कब्जियता स्नायु में। ठीक है, चिरात व्रण रोहिती मतलब देर से ठीक होता है, ठीक भी नहीं होता है, कुबड़ापन, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम संधि पर आएँ। तो संधि पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो शोफ अधिवृद्धि। देखो अगर संधि पे लग गई किसी जॉइंट, घुटने से याद करो, घुटने पे अगर हमें लग जाती है तो कितना ज़्यादा पीड़ा होती है, भयंकर वेदना आता है इसमें, भयंकर वेदना। ठीक है, मूला रुजा, शोफ अतिवृद्धि स्तु मूला रुजा, बहुत ज़्यादा वेदना होती है, भयंकर वेदना, और शोफ अतिवृद्धि, बहुत स्वेलिंग आ जाती है, घुटना फूल जाएगा। ठीक है, पर्व भेद भी इसमें आता है, देखो पर्व शु भेद शोफो, पर्व भेद है, कोई तोड़ रहा है, कुछ टूट रहा है, इस समान पीड़ा होगी। ठीक है, लास्ट में आते हैं अस्थि। अस्थि में क्या होता है, घोरा रुजो यस्य निषादिनेषु सर्वासु अवस्थासु न शांति अस्ति। मतलब दिन रात घोर पीड़ा होती है, ना उसे सोते बनता है, ना दिन में जागते बैठते लेटते, किसी भी अवस्था में उसको आराम नहीं मिलेगा। सर्वास्व अवस्थासु न शांति, किसी भी, भले वो लेट जाए, सो जाए, बैठ जाए, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाए तो क्या अच्छा लगता है ना, नींद भी नहीं आती है और पूरे टाइम पेन होता है। ठीक है, जिसको होता है ना उसको ही पता रहता है। तो शोफ भी आता है इसमें, याद रखना है। ठीक है, ये ना मर्म मांस के ही, मांसोद काभम, ये मांस मर्म के हैं, ये गलत लिखा है, मर्म विद मांस मर्म है ये। ठीक है, याद रखना है इसको। मांसोद काभम रुधिर प्रवृत्ति विचेष्टतम समलग्योष्ण, ये सारे मांस मर्म के ही आते हैं। मांसोद काभम से याद रखो, मांस हमेशा मांस में ही होगा इसमें। ठीक है, अभी षड्विध मर्म, धमनी तो ये तो मैंने बताया था, धमनी सिर्फ एकमात्र अष्टांग जी ने बताई है। कौन कौन से, गुदा, उपस्थ, विधुर, श्रृंगाटक, चार होते हैं। चार सींग से याद कराए थे ना, एक लड़की है उसके चार ऐसे ऐसे सींग हैं। ठीक है,
फिर व्याधि के भेद आए तो औपसर्गिक, प्रथम उत्पन्न व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न व्याधि। जैसे मुझे खांसी थी, खांसी की होती 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 गई, क्या हुआ, स्वर भेद हो गया, ये जुखाम हो गया, फिर खांसी के बाद मुझे शिराशूल भी होने लगा, ऐसे औपसर्गिक जो बाद में आ रही है, ठीक है, प्रधान के बाद में आ रही है जो। नेक्स्ट प्राक केवल, जिसके पूर्व रूप या उपद्रव नहीं होते, ना पहले पता चलता है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ना कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे, साइड इफ़ेक्ट इज़ नॉट द राइट वर्ड। अन्य लक्षण रोग, इसमें केवल पूर्व रूप ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, सिंपल है। सुश्रुत अनुसार कुछ प्रमुख गण व उनके कर्म, तो 39 चैप्टर दोष अनुसार द्रव्य वर्गीकरण, इसमें 7 वर्ग हैं, 37 गण हैं, 38 चैप्टर में 37 गण हैं इसमें, ठीक है, चैप्टर का नाम गलत लिखा है उधर। वात-हर 368 हम याद करते हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है, 368, 290 द्रव्य होते हैं कुल, और जब हम महाकषाय पढ़ते हैं तो उधर 274 द्रव्य आते हैं और 50 महाकषाय होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नामकरण जो है कैसे कर रहे हैं, जो सबका कॉमन कर्म है ना उससे बोलते हैं, जैसे जीवनी, सारे जो द्रव्य हैं वो जीवन प्रदान करेंगे, ठीक है, बट ऐसा सुश्रुत ने नहीं किया, जो प्रथम द्रव्य का नाम था उसी पे उन्होंने नाम कर दिया, हरिद्रादि गण ऐसे करके, ठीक है, कर्म पर नहीं किया है, प्रथम द्रव्य पर नामकरण किया है। अब हम इधर आए, अष्टांग पर आए, तो महाकषाय 45 माने हैं और गण 25 माने हैं, ठीक है। आज इतना ही करें।